अस्सलाम वालेकुम, मैं सदुल्ला खान हूँ। तीन चार चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ हुआ है, जिससे पता चला है कि इलेक्शन कमीशन के पास सबसे अहम काम करने की तो सलाहियत ही मौजूद नहीं है और उसके लिए उसको एक और इदारे की जिम्मेदारी और इदारे को जिम्मेदारी देना पड़ेगी। चलें, सिक्योरिटी वगैरह तो समझ आती है कि वो उनके पास सिक्योरिटी फोर्स नहीं होती, लेकिन जो सबसे अहम काम है रिजल्ट को मुरतब करना, वो सलाहियत इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद नहीं है और उसके लिए वो किसी और के डिपेंडेंट है। एक तो ज़रा इस पर बात करते हैं कि इससे क्या इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। दूसरा, बिलावल साहब ने जो है वो अगेन बहुत संजीदा किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं नून लीग के ऊपर, उसकी बात करते हैं। फिर दो तीन चीज़ें और हैं जिसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अनोखी सी पाबंदी लगाई है कि जी ये नहीं हो सकता, और 10 मुल्ज़िम बरी हुए हैं आशियाना केस में। तो ये और भी दो तीन छोटी छोटी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन उससे मिल जाएंगे। अच्छा देखिए जी, इलेक्शन कमीशन जिसने जो ये दावा कर रहा है कि उसने इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल कर ली है, इलेक्शन कमीशन ये दावा कर रहा है कि तमाम चीज़ें तय हैं, ट्रेनिंग हो गई है, सारे मामलात हो गए हैं, जो आरओज़ हैं उनको डेटा एंट्री ऑपरेटर्स दिए जाएंगे और उनकी भी ट्रेनिंग हो गई है कि जी उन्होंने डेटा एंट्री करनी है। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ है आज कि वो जो डेटा एंट्री होगी वो कहाँ जाकर सेव होगा, वो डेटा कहाँ पर महफूज होगा। यानी हर पोलिंग स्टेशन पे जो भी उसको रिजल्ट मुरतब हो रहे होंगे उसका डेटा जो है वो फीड कर दिया जाएगा वहीं से, और वो डेटा जो है जब फीड किया जाएगा तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं तो जाकर सेव होना है। उसको सर्वर कहते हैं कि वो सर्वर में जाकर सेव होता है। तो अब पता चला है कि इलेक्शन कमीशन के पास तो अपना कोई सर्वर ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास कोई टीम ही नहीं है कि वो डेटा सारे का सारा एक सर्वर के ऊपर जाके लैंड करे और वहां पर वो डेटा सेव हो। इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई सर्वर ही मौजूद नहीं है। तो क्या होगा, इलेक्शन कमीशन अब ये जिम्मेदारी कैसे सर अंजाम देगा? इलेक्शन कमीशन इसके लिए एक और इदारे की मदद मांगेगा और उस इदारे का नाम है नादरा। यानी यहाँ पर डेटा को महफूज करने के लिए, पूरे पाकिस्तान में रिजल्ट मुरतब हो रहे होंगे उसमें डेटा को महफूज करने के लिए नादरा के सर्वर इस्तेमाल किए जाएंगे। मतलब ये कि वो सारा डेटा नादरा के पास पहले जाएगा और नादरा के सर्वर में महफूज होगा और फिर नादरा से जो है वो हमारे सामने निकल के आएगा। अब इस सिलसिले में आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले जो चेयरमैन नादरा हैं वो बनाए गए थे एक हाजिर सर्विस ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर। तो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर वो चेयरमैन नादरा हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी ज़िम्मेदारी बहुत अहम हो जाएगी अब इस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स की हिफाजत के हवाले से और उन रिज़ल्ट्स को आवाम तक पहुंचाने के हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर, इनकी ज़िम्मेदारी जो है वो बहुत, यानी इनकी जो है वो ज़ाहिर है जैसे इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है तो उससे बढ़कर अब इनकी भी ज़िम्मेदारी हो गई कि इन्होंने इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करवाने हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो नादरा का रोल जो है वो इन इलेक्शन में बहुत बढ़ गया है और इन इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन ने खुद क्या करना है, इलेक्शन कमीशन ने तो ना उससे लेवल प्लेइंग फील्ड मैनेज हो रही है, ना इलेक्शन कमीशन बाकी कोई और चीज़ें जो है वो पैसे तो ज़ाहिर है हुकूमत से लेने होते हैं उन्होंने, जो अफराद हैं वो अफराद भी मुख्तलिफ़ इदारों से लेने होते हैं, असातिज़ा होंगे या मुख्तलिफ़ शोबों के लोग होंगे। और इसी तरह से इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी के इदारों से मांगी है। तो ये मांग तंग के ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन, सिक्योरिटी तो उनकी अपनी मैनेज नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल ये तो कम से कम डेटा को महफूज करने का सिस्टम तो नादरा इलेक्शन कमीशन के पास अपना होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। उसमें आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे तो लोग शुकूक व शुबहात का इजहार करेंगे, उंगली उठा सकते हैं, लोग कह सकते हैं कि जी ये डेटा में गड़बड़ हुई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कम से कम ये तो इलेक्शन कमीशन का अपना होना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। दूसरी, बिलावल साहब जो हैं वो बड़ी चालाकी के साथ नून लीग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इल्ज़ाम तो वो ठीक लगा रहे हैं कि नून लीग लाडली बन के सामने आई है, वो ठीक कह रहे हैं और ज़ाहिर है नून लीग लाडली बन के सामने आई है। और मैंने आपको परसों बताया था कि हामिद मीर साहब ने कहा कि मुझे खुद लोगों ने मैसेजेस दिखाए हैं जिनको कहा गया कि आप पहले पीपल्स पार्टी में चले जाएं और फिर अब उनको कहा जा रहा है कि नहीं, पीपल्स पार्टी ने अब नून लीग में आ जाएं। तो ऐसा क्या हुआ है कि पीपल्स पार्टी फेवरेट नहीं रही? तो इस सारे का जो है वो
पीपल्स पार्टी पहले ही नून लीग के ऊपर उंगलियां तो उठा ही रही थी, लेकिन अब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बाकायदा तौर पर ललकारना शुरू कर दिया। मतलब बिलावल साहब ने कहा है कि अगर वो समझते हैं कि ज़बरदस्ती किसी को वज़ीर आज़म बनाएंगे तो ये उनकी भूल होगी। अब ये बहुत ही सख्त जुमला है मेरा ख्याल में जो बिलावल ने कहा है कि अगर वो समझते हैं कि ज़बरदस्ती किसी को वज़ीर आज़म बनाएंगे तो ये उनकी भूल है। मतलब ये कि कौन समझते हैं, ज़ाहिर है किसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। और दूसरा ये कि अगर वो समझते हैं कि हाँ वो बना लेंगे तो फिर बिलावल साहब कैसे रोकेंगे, ये एक अलग सवाल है। बिलावल साहब कैसे उनको रोकेंगे और कैसे उनको भूल साबित करेंगे कि ये आपकी भूल है, उनके पास काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है। तो बिलावल की परेशानी तो यही बता रही है कि वो अपने मुखालिफ को इस वक्त जिस तरीके से सियासी मैदान में तनकीद का निशाना बना रहे हैं वो यही है कि जनाब ये तो लाडले हैं, ये तो किसी की आशीर्वाद से बन रहे हैं, इनको तो किसी की सपोर्ट है। तो तभी उन्होंने कहा है कि अगर वो समझते हैं कि ज़बरदस्ती किसी को वज़ीर आज़म बनाएंगे, अगर वो समझते हैं तो हम ये उनकी भूल होगी। फिर वो कहते हैं कि किसी IGI का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी उनका कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से 1990 में एक IGI बनाई गई थी और उस IGI के प्लेटफॉर्म से नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया था, तो उन्होंने कहा कि ये जो फिर उसी तरह की एक जमात बना के IGI बनाई जा रही है और जिसमें बलूचिस्तान, कराची से MQM और मुख्तलिफ सियासी जमातों को शामिल किया जा रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से भी इत्तेहाद मुतवक्के है, PITP से भी इत्तेहाद मुतवक्के है। तो ये सारी जमातों को मिलाकर एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो इसको बिलावल ने 2023 की IGI करार दिया है और कह रहे हैं कि IGI का हिस्सा हम तो नहीं बनेंगे। फिर एक और बड़ा सख्त जुमला उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत देने वालों का असल चेहरा सामने आ गया। जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, तो असल चेहरा उनका पता चल गया कि वो असल में क्या है। यानी असल में क्या है, पहले कहते थे वोट को इज्जत दो, अब वो कहते हैं कि वोट हमें बना कर दो और डील के ज़रिए से वो हुकूमत में आना चाहते हैं। तो ये बिलावल ने नून लीग को भी तनकीद का निशाना बनाया है और मुबैना तौर पर उनको लाने वालों को भी तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि ज़बरदस्ती हम वज़ीर आज़म नहीं बनाने देंगे। अच्छा जी, बरतानिया और अमेरिका इस वक्त बड़े सरगर्म में पाकिस्तान की सियासी जमातों से मुलाकात कर रहे हैं। जो अहम सियासी जमातें हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। मसलन अमेरिकी सफ़ीर ने नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और यूसुफ गिलानी से मुलाकात की है। इसी तरह बरतानवी हाई कमिश्नर जो है वो जरदारी साहब से मिले हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर जहांगीर तरीन, जो एक 8वें नंबर की पार्टी शायद होगी पंजाब में या पाकिस्तान में, कि जिनकी कोई अभी तक पॉलिटिकल इम्पैक्ट उनका अभी तक हमारे सामने नहीं आया, ना आने का इम्कान है, ऐसी जमात से अगर अमेरिकी सफ़ीर मिल रहे हैं और बरतानवी सफ़ीर हाई कमिश्नर से मिल रहे हैं, तो ज़ाहिर है बरतानी हाई कमिश्नर जो है वो जरदारी साहब से मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्शंस के हवाले से इन सियासी जमातों को अहमियत दे रहे हैं और वो समझते हैं कि इनका आने वाले दिनों में रोल होगा। तो खैर सगाली के तौर पर चलें, मैं मार्जिन भी दूं कि वो असरअंदाज नहीं हो रहे, तो भी मैं ये कहूँगा कि चलिए वो खैर सगाली के तौर पर मिल रहे हैं। तो मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे पॉपुलर पार्टी है तहरीक इंसाफ, उससे क्यों मुलाकातें नहीं कर रहे हैं? अगर आप इसीलिए मिल रहे हैं और आपका ये फार्मूला है, तो तहरीक इंसाफ को क्या तहरीक इंसाफ से कोई लड़ाई है अमेरिका की? और देखिए चले, इमरान खान तो जेल में है, जेल में जाकर उनसे अगर नहीं मिल सकते, वैसे तो परवेज़ इलाही ने दावा किया कि जेल में उनसे मुलाकातें हुई हैं, लेकिन उसकी तरदीद आ गई जेल हुकाम की तरफ से और वज़ीर इत्तलात की तरफ से। तो अगर ये तरदीद आ गई है तो हम ज़ाहिर है उस तरदीद को तस्लीम कर लेते हैं। तो अगर तस्लीम कर लें और मान लें कि मुलाकातें नहीं हुई, तो चले इमरान खान से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन पार्टी में किसी और से भी मुलाकात नहीं हुई। तो ये सियासी जमातें क्या आने वाले दिनों में, ये जो अहम शख्सियात हैं, ये आने वाले दिनों में क्या तहरीक इंसाफ के साथ भी मुलाकात करेंगे और तहरीक इंसाफ के किसी नुमाइंदे के साथ भी मिलेंगे? ये अहम सवाल है। अदरवाइज़ उनकी क्लियर इंटेंशन ये बता रही है कि वो तहरीक इंसाफ को नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि बाकी सियासी जमातें मिलकर हुकूमत बना लें और एक ऐसी हुकूमत हो स्पाइनलेस सी जो अमेरिका को सूट कर रही हो। दूसरा एक ख़बर और ये है कि आशियाना रेफरेंस जो है उससे 10 मुल्ज़िमान बरी हुए, जिनमें मतलब सारे बरी हो गए। उनमें एक शहबाज शरीफ भी थे, उनमें फवाद हसन फवाद भी थे और उनमें आहद चीमा भी थे। तो शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और आहद चीमा समेत आशियाना रेफरेंस में सारे के सारे मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया है। तो बड़ी अच्छी बात है। चलें, ये तो खुशी की बात है कि पता चला कि किसी ने करप्शन नहीं की। पहले बताया यही गया था कि करप्शन की है, लेकिन अब बताया गया कि नहीं, करप्शन नहीं की। तो गलती हो गई, माँ बाप गलती हो गई, गलती से रेफरेंस बन गया था, तो इसलिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे अगर कोई रेफरेंस बनाता है तो फिर रेफरेंस बनाने वाले को भी तो कोई कटहरे में लाना चाहिए कि भाई तुमने इनको क्यों, अगर इनका कोई कसूर ही नहीं था और ये बरी हो गए हैं
और तुम अपना केस साबित नहीं कर सके तो फिर किस लिए ये केस बनाया था। तो मेरा ख्याल है रेफरेंस बनाने वाले को भी फिर कटहरे में लाना चाहिए और कोई ना कोई सज़ा तो उसके लिए भी तजवीज़ होनी चाहिए। ऐसे कैसे आप किसी भी शख्स को उठाकर 3 साल के लिए उसको बदनाम करते रहें, उसको जलील करते रहें, अदालतों में घसीटते रहें, उसकी गिरफ्तारियाँ होती रहें और बाद में पता चले नहीं जनाब वो तो बरी हो गए हैं। तो भाई फिर अगर ये बरी हो गए हैं तो जो केस साबित नहीं कर सका उसको फिर लाएं, उसके खिलाफ भी कोई केस करें कि कैसे तुमने इन लोगों को जलील किया, ये तो मासूम सादा लोग थे, कैसे इनके खिलाफ जाली केसेस बनाते रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा मज़े का फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी तहरीरी ऑर्डर जारी करते हुए उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि किसी भी मुलाजिम के साथ, सरकारी मुलाजिम के साथ जनाब कहने की रिवायत को अब मुनक़ता कर दिया जाए, सर कहने की या जनाब या साहब कहने की, क्योंकि ये गैर ज़रूरी तौर पर सरकारी मुलाजिमीन के स्टेटस को बढ़ा देता है। अगर आप किसी को साहब कह के मुखातिब करें कि ये फ़लाँ साहब हैं तो इससे उनका जो सरकारी स्टेटस है वो खाम खा बढ़ जाता है, बढ़ा देता है और ये बात सरकारी मुलाजिमीन को आहिस्ता आहिस्ता किसी बढ़ोतरी के वहम और नाकाबिल एहतसाबी के अमल में मुब्तला कर देती है। साहब कहने से उनको लगता है कि हम तो काबिल एहतसाब ही नहीं रहे, तो मुब्तला कर देती है। ये जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब ने ख़ुद ऑर्डर तहरीर किया। मज़े की बात ये है, चीफ़ जस्टिस काजी फैसल साहब ने ख़ुद उन्होंने लिखा है और वो कहते हैं कि जी लोगों के मुफाद के भी ये ख़िलाफ़ है और उसमें कहा गया है कि लोगों की खदमत करना सरकारी मुलाजिमीन का फ़र्ज़ है, अवाम की खदमत गुजार ने खदमत करना होती है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट में एक जावेद खान बनाम अरशद खान केस की समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल KPK ने DSP को साहब कहकर पुकारा था, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने उन DSP को जनाब कहकर पुकारने से मना कर दिया और उसके बाद ये उन्होंने तहरीरी ऑर्डर भी जारी कर दिया। अब मेरा ये ख़बर शेयर करने का मतलब ये है कि इससे ये तो चलें पता चल गया कि सरकारी अफसर को साहब कहना तो अलाउड ही नहीं है और साहब कहने से उसका दिमाग ख़राब होता है, ये पता चला। तो फिर मेरा सवाल काजी फैसल साहब से बसद एहतराम ये है कि जब कोई सरकारी अफसर साहब नहीं हो सकता तो फिर कोई सरकारी अफसर माई लॉर्ड कैसे हो सकता है? तो फिर कोई किसी को मिलॉर्ड कह के कैसे पुकारा जा सकता है? तो ये मेरा ख्याल है कि काजी फैसल साहब अगला ऑर्डर ये लिखवाएंगे कि आज के बाद किसी भी जज को माई लॉर्ड कह के, लॉर्ड क्या होता है जी? लॉर्ड वो होता है, ये सरकारी मुलाजिम हैं, इंसाफ देने के लिए बैठे हैं, इंसाफ देना इनका फ़र्ज़ है, ये आका नहीं हैं, ये लॉर्ड नहीं हैं, ये और दुनिया में कहीं होता तो होता होगा, लेकिन काजी फैसल साहब इस रवायत को डालेंगे कि जनाब मुझे या मेरे साथियों को माई लॉर्ड कह के ना पुकारा जाए, बल्कि उनको चले जस्टिस फ़ाइज़ ईसा या जस्टिस सतर में नल्ला कह दिया जाए, तो एहतराम के साथ नाम लिया जाए, लेकिन माई लॉर्ड ना कहा जाए। तो मेरा ख्याल है कि चूँकि सरकारी मुलाजिम को साहब भी नहीं कहा जा सकता, तो फिर जो सरकारी मुलाजिम जजेज़ हैं उनको मेरा ख्याल है माई लॉर्ड भी नहीं कहा जा सकता, या कम अज़ कम इस पर चीफ जस्टिस को अपनी जो है वो अहकामात जारी करने चाहिए। अच्छा देखिए, 2-3 चीज़ें बस मैं आपके साथ और शेयर कर लूँ। एक तो जावेद लतीफ़ साहब ने फरमाया कि नवाज शरीफ और इमरान खान का मुवाजना हमारे साथ बड़ा जुल्म है, यानी आप कहाँ नवाज शरीफ और कहाँ ये इमरान खान, तो आप नवाज शरीफ का मुकाबला कर रहे हैं इमरान खान के साथ, तो वो कहते हैं ये बहुत बड़ा जुल्म है, जुल्म अज़ीम है। अच्छा जी देखिए, फजलुर रहमान साहब की मैं बात आपसे जाते जाते कर लूँ। फजलुर रहमान साहब ने एक फरमाया है कि KPK में बिल्कुल हालात ऐसे नहीं है कि मुहिम चलाई जा सके। क्या कहा है उन्होंने, ये ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ, सुनिए ज़रा फजलुर रहमान साहब क्या फरमाते हैं। भी मैं आप पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी इंतखाबी मुहिम चलाना किसी उम्मीदवार के लिए बड़ा मुश्किल है। कम से कम मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ कि हमारे हलकों में हमारे लिए कैंपेन कराना तकरीबन नामुमकिन है। इसमें इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है और ज़ाहिर है उसने आइन को अच्छा, वो कहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के इस वक्त सूबों में खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूस और बलूचिस्तान में भी, लेकिन बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम चलाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। बड़ी हैरत की बात है। हालांकि हमें जब मई में इलेक्शंस नहीं कराए जा रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था, तमाम हसास इदारों की रिपोर्ट्स भी दी गई थी और कहा गया था कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन ऑपरेशन चल रहा है और अक्टूबर तक ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएंगे और अक्टूबर में अमन कायम हो जाएगा। तो अब अमन कायम हो गया है। इक्का दुक्का वाक़या तो अनफॉर्चुनेटली होते रहते हैं, लेकिन फजलुर रहमान साहब को क्यों लगता है कि वो बिल्कुल मुहिम नहीं चला सकते?
और क्या वो तजवीज़ क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, या वो ये तजवीज़ कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। ये ख़बर मैंने आपको चंद हफ्ते पहले दी थी और कहा था कि इस्लामाबाद में ये भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि ये तजवीज़ दी जाए इलेक्शन कमीशन को, या ये कहा जाए कि खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बाकी तमाम जगहों पर इलेक्शन करा दिए जाएँ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान की मंशा क्या है? क्या वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो ही ना इस वक्त, या वो ये चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ना हो? तो और दूसरी बात यह है कि वो अपने लिए तो मांग रहे हैं कि जी मुहिम नहीं चला सकते तो इलेक्शन कैसे होंगे, मुहिम चलाना नामुमकिन हो गया है। तो चंद सियासी जमातें तो वैसे भी हैं जिनकी को मुहिम चलाने की इजाज़त ही नहीं है, तो उनके लिए भी फजल रहमान साहब क्या बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।